वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज हम लोग 10th क्लास के साइंस के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ओम्स लॉ को पढ़ेंगे। ओम्स लॉ इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी बेस्ड होते हैं। तो ओम्स लॉ को हम डिस्कस करने से पहले उसका डायग्राम यानी कि ये सर्किट डायग्राम है और ग्राफ, इसको भी साथ में लेके चलेंगे। सर्किट डायग्राम और ग्राफ के अकॉर्डिंगली ही ओम्स लॉ को समझेंगे, क्योंकि ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंटल है। ओम्स जर्मनी के साइंटिस्ट थे, फुल नेम उनका हो गया जॉर्ज साइमन ओम्स, और उन्होंने एक्सपेरिमेंटली एक ऑब्जर्वेशन किया और उसके बेस पे लॉ दिया। वो लॉ आपको रिलेटेड है पोटेंशियल और करंट से। पोटेंशियल और करंट, आप इस सर्किट को देखिए, सर्किट डायग्राम है। इस सर्किट में ऐसे तो 4 सेल्स लगे हुए हैं, लेकिन अभी हमने इस सर्किट को एक ही सेल से कनेक्ट किया है। एक सेल से कनेक्ट करने के कारण यहां पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा और करंट आएगा। तो इन्होंने इसका डाटा देखा कि एक सेल से करंट होने पे सपोज कीजिए 0.2 एम्पियर का करंट यहां पे फ्लो हो रहा था। जब इसी कनेक्टिविटी को हटा करके और यहां से इस पॉइंट से इसको कनेक्ट कर दिया हमने, तो क्या होगा, ये दोनों सेल इसको अगर हटा दिया हमने और इस पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, तो उस केस में ये दोनों सेल सर्किट में आ जाएगा। सपोज कीजिए उस समय पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया 2, और उस समय करंट को उन्होंने मेजर किया, तो करंट मेजर करने पे आ गया 4। यानी तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, 4 के सामने ये और ये 2 के सामने। यहां पहला हमारा 1 और 2 के सामने और 1 के सामने बना था। फिर इन्होंने इसको भी डिस्कनेक्ट करके और थर्ड सेल के बाद वाले पॉइंट से कनेक्ट किया, यानी कि थर्ड सेल से कनेक्ट कर दिया। तो थर्ड सेल से कनेक्ट करने के बाद देखा कि ये 6 हो जा रहा है, ये 6 पे चला गया, यहां से जा रहा है, ये पॉइंट आ गया। फिर उन्होंने इसको भी डिस्कनेक्ट कर करके और यहां से अटैच कर दिया, तो 4 सेल्स आ गए। सपोज कीजिए कि उसका अगर पोटेंशियल डिफरेंस 4 भी था, तो उन्होंने देखा कि 8 के पास 8 एम्पियर का करंट इससे फ्लो होने लगा। तो आप देखेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू सेंटर। जब इसको ज्वाइन करेंगे इस ग्राफ को, तो ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर आ जा रहा है। ये शो करता है कि जैसे जैसे ये पोटेंशियल डिफरेंस और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे करंट इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे यहां का पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होगा। ये बल्ब है या रेसिस्टेंस है या मेटालिक वायर है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी मेटालिक वायर से, यहां पे देखिए ये निगेटिव पोर्शन है, ये पॉजिटिव पोर्शन है, ऐसे माना जाएगा कि करंट जा रहा है और ऐसे। तो करंट को मेजर करके यहां पे I आ रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस भी आएगा। तो ये पॉजिटिव पोर्शन और इधर निगेटिव हो गया, इसमें यहां निगेटिव पॉजिटिव और इधर से पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या बतलाया, यही सिंपल सी बात कि अगर हम किसी कंडक्टर को सर्किट में जोड़े हुए हैं, तो उसके दोनों एंड का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो करंट के प्रोपोर्शनल होगा। करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, और करंट डिक्रीज करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो थ्योरेटिकली छोटा सा मैं लिख दे रहा हूं कि ओम्स लॉ एक्चुअली है क्या। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी पोटेंशियल across a metallic
कंडक्टर। ये मेटालिक कंडक्टर है, इससे होकर इसके एंड पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द current passes through it। ठीक है, और ये सारे के सारे सर्किट में हो रहा है। पोटेंशियल अक्रॉस अ मेटालिक कंडक्टर इन अ सर्किट होना चाहिए, यहां इन अ सर्किट is directly proportional to the current passes through it। यानी कि पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, करंट, यानी कि I। अब किसी भी प्रोपोर्शनल को इक्वल में कन्वर्ट करने के लिए कोई एक कांस्टेंट यूज करते हैं, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को भी जब हम लोग इक्वल में बदलेंगे, यानी कि अगर हम ऐसे लिखना चाहें कि V इक्वल टू, तो I के साथ साथ एक और कांस्टेंट लेना पड़ेगा जो कि R है। यहां पे R क्या है, वेयर R इज अ कांस्टेंट। R क्या है, कांस्टेंट है। और ये कांस्टेंट क्या है, तो एक्चुअल में ये बतलाता है कि रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ये कंडक्टर जो हमने बात किया मेटालिक कंडक्टर, तो उसका रेसिस्टेंस मतलब यहां पे नॉर्मल समझिए कि ऑब्जेक्शन, रुकावट, कि करंट फ्लो होने में कितना रुकावट डाल रहा है, ये रेसिस्टेंस इस कंडक्टर का R से डिनोट होता है। रेसिस्टेंस यहां पे क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो वेयर R इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट which is resistance of conductor, of the conductor। ठीक है, तो यहां पे एक R रेसिस्टेंस भी आ गया। ओम्स लॉ इतना ही बतलाता है। ओम्स लॉ क्या हो गया कि पोटेंशियल अक्रॉस अ मेटालिक कंडक्टर इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू इट, यानी कंडक्टर से जो पास होने वाला करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, V प्रोपोर्शनल टू I। और इस V प्रोपोर्शनल टू I को कांस्टेंट R से इनटू करने पर इक्वल में कन्वर्ट हो गया। ये R क्या है, तो रेसिस्टेंस ऑफ वायर है, रेसिस्टेंस ऑफ ये कंडक्टर है। जिसका स्टडी कर रहे होते हैं उसी के रेसिस्टेंस को लिया जाता है। ओके, इसमें थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं, जैसे ये आपका मेन फॉर्मूला हो गया V इक्वल टू IR, तो इसको थोड़ा सा चेंज भी किया जा सकता है कि I इक्वल टू अगर होगा तो ये R इधर आकर डिवाइड हो जाएगा V बाई R, और वैसे ही R इक्वल टू निकालेंगे तो I इधर आके डिवाइड हो जाएगा R इक्वल टू V बाई I। तो इस तरह ओम्स लॉ से तीन फॉर्मूला आपको मिल गए। फर्स्ट हो गया V इक्वल टू IR, सेकेंड हो गया I इक्वल टू V बाई R, और थर्ड हो गया R इक्वल टू V बाई I। ये सब न्यूमेरिकल में यूज हो सकते हैं, और भी आगे हम लोग रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे
तो उसमें रेजिस्टेंस क्या है, किस किस चीज पे डिपेंड होता है, ये नेक्स्ट क्लास में। ओम्स लॉ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और पूछे तो इतना काफी है। ये एक्चुअल में ओम्स लॉ तो यही हुआ, एडिशनल में हमने यहां पे दे दिया इसका सर्किट डायग्राम और साथ में ग्राफ है। सर्किट डायग्राम और ग्राफ दोनों बना दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये तो डिपेंड कर रहा है कि कितने मार्क्स का पूछ रहा है। तो ये हो गया ओम्स लॉ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है, किस किस फैक्टर पे। ओके, तो इस क्लास में इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।